हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है ज्योग्राफी का पोर्शन, उसका यूनिट 2 का प्रमुख भौतिक स्वरूप, इसमें हम पर्वत और पठार से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं, और उनमें से कुछ बड़े क्वेश्चंस लेते हैं जिनको अगर कम शब्दों में लिखने आता है तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। भारत के भूगोल का प्रमुख भौतिक स्वरूप में पर्वत और पठार। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पर्वत और पठार से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को संपूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे जिसमें आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कवर होंगे। और जो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत वर्णन करते हुए उसके प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन करें। ये काफ़ी क्वेश्चन लंबा लिखा है मैंने, आप चाहें तो इसे कम शब्दों में भी कर सकते हैं। और मैंने लंबा इसलिए लिखा है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप, कि किस तरह से इसमें छोटे छोटे कम से कम 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। छोटे छोटे का मतलब है 5 नंबर के प्रश्न आपके या 6 नंबर के, जो 5 मार्कर्स हैं या 6 मार्कर्स हैं वो बनेंगे कम से कम 5 से 6। इस तरह से मैप में हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पूरा एग्ज़ाम में भी ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो और एग्जामिनर को लगे कि हाँ स्टूडेंट को क्वेश्चंस अच्छे से आता है, उसने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से जज किया है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम प्रमुख भौतिक स्वरूप में पर्वत और पठार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या, पर्वत और पठार से रिलेटेड है। तो पहला तो प्रश्न यही बन जाएगा आपका पर्वत से कि पर्वत क्या है, वह इसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण। फिर पर्वत से कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो स्थलाकृतियाँ क्या हैं और उनका वर्गीकरण, ये प्रश्न हो जाएगा। फिर भ्रंश पर्वत की विशेषताएं, पर्वत जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से हम क्या क्वेश्चन आ सकता है, भ्रंश पर्वत की विशेषताएं। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन जो है वो क्या है, उसकी विशेषताएं। भ्रंश घाटी या जिसे हम दरार घाटी कहते हैं, इसको परिभाषित करिए। ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है आपका कि भ्रंश घाटी या दरार घाटी जो है वो क्या है, उसे परिभाषित कीजिए। 30 शब्दों में आया हुआ प्रश्न है ये। फिर स्थलाकृति के निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों और उनकी विशेषताओं का वर्णन करिए। तो एक प्रश्न ये आ सकता है आपको, कारक और विशेषताएं बताते हुए आप क्या स्थलाकृतियों के निर्माण। फिर पठार और पर्वत में अंतर, ये प्रश्न भी आ सकता है। सिलेबस नया है और हर टॉपिक से प्रश्न आना अनिवार्य है, तो ये ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। फिर ग्रीवाखंड जिसे नोब बोलते हैं, तो ग्रीवाखंड क्या है, किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। 2017 में ये आया भी हुआ है 3 मार्कर में। फिर भ्रंश से उत्पन्न स्थलाकृतियों के नाम, उनका विस्तृत वर्णन आ सकता है। पठार की विशेषताएं आ सकती है, जैसे पर्वत की विशेषता है वैसे पठार की विशेषताएं। फिर पठारों की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। पर्वतों का वर्गीकरण, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन को तोड़ा हमने, भ्रंश पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत क्या है, तो ऐसे पर्वतों का वर्गीकरण समझाइए। फिर प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख दर्रों का वर्णन, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। प्रायद्वीपीय पठारों का क्या है, प्रमुख दर्रों का वर्णन। फिर अरावली पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करिए। फिर मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति का विवरण करिए। ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है, मध्य भारत के पठार की भौगोलिक विशेषताओं या भौगोलिक स्थिति का वर्णन। फिर प्रश्न बन सकता है आपका, हिमालयी प्रदेशों का एक विशिष्ट भू आकार की प्रदेश है, इसके समानांतर श्रेणियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। 2016 में आया है ये 100 शब्दों में। जितने भी प्रश्न बता रही हूँ आप इन्हें लिख सकते हैं, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। मेरे नोट्स में वैसे मैं सभी प्रश्नों को कवर किया हुआ है। फिर है महान हिमालय या हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब पर्वत और पठार पढ़ रहे हैं तो ये भी हिमालय एक पर्वत है, तो हम यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका सेकंड टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 2 में ही, भारत की भू आकृतिक प्रदेश, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कुल मिलाकर यूनिट 2 में ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। फिर है हमारा प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, उसके आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति समझाइए।
नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए भू आकृतिक उपक्षेत्रों का वर्णन करिए। भू आकृतिक उपक्षेत्रों का वर्णन करिए। फिर है प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का वर्णन करिए। जो अभी हम प्रश्न आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है प्रश्न। फिर इसी में और प्रश्न अगर हम करेंगे तो हमने इसको इसलिए लॉन्ग कर लिया है ताकि हमारे कई सारे प्रश्न कवर हो जाएं। फिर हिमालय पर्वत का महत्व बताइए। पर्वत है तो पर्वत में महत्व भी आते हैं, तो पर्वतों का महत्व, वैसे हिमालय पर्वत का महत्व। हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं या दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठारों का वर्गीकरण समझाइए, उनका भू आकृतिक वर्गीकरण समझाइए। तो हम जो आज प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा यही है कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत वर्णन करते हुए उसके प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन करें। इसमें कई प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आंसर को कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है हमको। पहले तो मैप देख लीजिए। मैप में देखिए यहाँ पे आपने, ये इंडिया का मैप है। इसमें हमने दक्कन के पठार है उसको दो पार्ट्स में दिखाया। देखिए उत्तर का दक्कन और दक्षिणी दक्कन। ये हमारा पूर्वी पठार हो गया। ये दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि है और ये उत्तर वर्ती मध्य उच्च भूमि। ये इधर हमारा जो है ये हमारा काठियावाड़ का पठार हो गया है। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखें तो ये हमारा बुंदेलखंड हो जाएगा। कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा क्या हो गया, ये एरिया हमारा बुंदेलखंड का। ये हमारा पूर्वी पठार जो है ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया आपका। देखिए ये छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का, ये छत्तीसगढ़ का मैदान, यहीं पे गोदावरी घाटी। ये पूरा आपका दक्कन का पठार वाला एरिया है। यहाँ पे ये आपका काठियावाड़ का पठार है। जिनको हमने डिवाइड किया है उन्हीं के सब रेंजेस, जैसे हम तेलंगाना का पठार या आंध्र का पठार जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका पूर्वी घाट की तरफ। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पठार प्रायद्वीपीय भारत के। प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार, पहले तो इसको 4 सब डिवीज़न है इनके। पहला क्या है आपका दक्कन का पठार, दूसरा पूर्वी भारत का पठार, मध्य भारत का पठार और काठियावाड़ का पठार। ये 4 जो हैं ये मेन इनके डिवीज़न हैं प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार के। अब बात करते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को हमने 2 सब टाइप्स में डिवाइड करा है, या ये कह सकते हैं कि ये उसके उप पठार है जिन पठारों से ये मिलकर बना है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार को हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा कि उत्तरी और दक्षिणी दक्कन 2 हैं। तो उत्तरी दक्षिण किसको बोलते हैं हम, महाराष्ट्र के पठार को, और दक्षिणी दक्कन का पठार है। जो दक्षिणी दक्कन का पठार है इसमें 3 उप पठार हैं। कौन से 3 उप पठार हैं देखिए, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु का पठार। कर्नाटक एक, दूसरा तेलंगाना और तीसरा तमिलनाडु का पठार। आगे बात करें हम पूर्वी भारत के पठार की, तो इसमें 4 हैं पूर्वी पठार। जैसे हमने अभी ऊपर मैप में देखा था कि यहाँ पर हमने ऐसा देखा था मैप में कि ये बुंदेलखंड है, फिर आपका ये झारखंड वाला जो है उधर ही पे दंडकारण्य, छोटा नागपुर का पठार है इधर पे, है ना, और मेघालय का पठार। तो इस तरह से आपका क्या है ये पूर्वी भारत का पठार जो हमारा मैप है इंडिया का। तो ये ऐसा एरिया वाला जो है इधर से पूरा ये इधर का एरिया हमारा क्या है पूर्वी भारत का पठार। फिर मध्य भारत का पठार में आपका मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार ये आ गया, और काठियावाड़ का पठार अपना गुजरात में। अब ये आ गया आपका छोटा सा प्रश्न आएगा अगर, तो आप इतना लिख सकते हो। 3 नंबर में पूछ लेंगे प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार क्या है, 4 के नाम लिख दीजिए आप बस। अब प्रश्न इनसे अलग अलग कैसे बन सकता है कि दक्कन के पठार का विस्तृत वर्णन करिए, ठीक है, या फिर तेलंगाना के पठार का वर्णन करिए। तो आप इसको 5 नंबर में आ गया, 6 नंबर में तब लिखेंगे पूर्वी भारत का पठार क्या है इसके विस्तृत वर्णन करिए, या इसके उप पठारों का वर्णन करिए, तब आप एक लंबा क्वेश्चन बन जाएगा अलग से ही ये। फिर मध्य भारत के पठार का वर्णन करते हुए केवल मालवे के पठार का वर्णन करिए, विस्तृत वर्णन करिए। मालवा का पठार इंपॉर्टेंट भी है एमपी के प्रोस्पेक्टस से भी, तो ये प्रश्न लंबा भी बन सकता है। फिर काठियावाड़ का पठार
तो इस तरह से क्या है, हमारे प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार है, इनसे कम से कम 4 पठारों का मतलब उप पठारों का डिवीज़न है। तो 4 प्रश्न तो ये ही बन गए। इसके अलावा बघेलखंड का पठार क्या है ना, उसका संपूर्ण रूप से उसकी भू आकृति का वर्णन करिए, एक ये बन गया। मेघालय का पठार का, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना का पठार। तो ये ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं अलग से। तो देखिए 3 3 6 1 7 प्रश्न ये हो गया, बड़ा क्वेश्चन एक ये है, और जो डिस्कस कर रहे हैं एक ये 8, तो कम से कम 8 प्रश्न बनेंगे। देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है। इसके सब डिवीज़न ऊपर देख चुके हम, ABCD 4, दक्कन का पठार, पूर्वी भारत का, मध्य भारत का और काठियावाड़ का। डिस्कस करते हैं पहला दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है उसकी अवस्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी पर्वत के मध्य तक। निर्माण तो क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसिन युग तक होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप बेसाल्ट से निर्मित पठार है ये। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, तो मिट्टी काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। फसलों की बात करें तो गन्ना है, यहाँ पे उगता है गेहूँ, मिट्टी जैसी है वैसी ही फसलें होंगी, तो गन्ना, गेहूँ, कपास, फल इत्यादि यहाँ पर अच्छे से होते हैं। अब हमने इस पठार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 उप पठार हैं इसके। वही हमने ऊपर पढ़ा था सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ही कि उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन 2 हैं दक्कन के पठार में। तो पहला क्या है, महाराष्ट्र का पठार, जिसे उत्तरी दक्कन बोलते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ है, कोंकण तट तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में, कोंकण और सह्याद्री को छोड़कर। अब अगर देखिए आप, तो ये हमारा मैप है इंडिया का। यहाँ पर हमारा क्या है, कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट है हमारा, फिर मंगलोर तट है ना, यहीं पे हमारी सह्याद्री। तो इतना एशियन को छोड़कर जितना भी महाराष्ट्र है, वो संपूर्ण महाराष्ट्र में क्या है, उत्तरी दक्कन का पठार स्थित है, फैला हुआ है। ढलान मतलब पठार जो है उसके दक्षिणी भाग का ढलान उत्तरी पश्चिम की ओर है, ये है, ठीक है। तो पठार जो भी है, देखिए ये होता है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, और नीचे का एरिया साउथ। पठार का जो दक्षिणी भाग है का ढलान है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। मतलब यहाँ पर कैसा है ढलान, यहाँ पे ऊंचा है ज़्यादा, इधर पे ऐसा नीचा है। मृदा उपजाऊ है, रेगुर मृदा है। नदियाँ कौन कौन सी, तो महानदी, गोदावरी महाराष्ट्र के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। बात करते हैं दक्षिणी दक्कन पठार। तो ये छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। जैसा पहला पठार है क्या, कर्नाटक का पठार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिण पश्चिम कर्नाटक से लेकर केरल राज्य के कोझिकोड, ये कोझिकोड है, ठीक है, कोझिकोड जिले तक है। चट्टानें तो आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पे प्राप्त हैं। सर्वोच्च चोटी जो है कर्नाटक के पठार की वो है कुंद्रेमुख, है ना, क्या है कुंद्रेमुख, जो 1892 मीटर है। नदियाँ यहाँ की प्रमुख कौन सी हैं, कावेरी और तुंगभद्रा। फिर बात करते हैं तेलंगाना का पठार। उप पठारों में ही हम बात कर रहे हैं अभी, दक्षिण के या दक्कन का जो पठार है उसमें। तो दूसरा है क्या, तेलंगाना का पठार। धारवाड़ युग की चट्टानों से बना है, कावेरी बेसिन में गोंडवाना तंत्र की चट्टानों में भी पाया जाता है। अगला है तमिलनाडु का पठार। कहाँ स्थित है, तो दक्षिण सह्याद्री पर्वत तथा तमिलनाडु के तटीय मैदान के मध्य, कोयम्बटूर और अन्नामलाई के मध्य। इसे पालकंड गैप भी कहते हैं, गैप मतलब वो इधर रहा, वह पालघाट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पहला कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरे की बात करते हैं हम, पूर्वी भारत का पठार। ये महादेव, मैकाल और कैमूर श्रृंखलाओं के पूर्व में अवस्थित है। तो इसमें पहले पूर्वी पठार का जो उप पठार है वो क्या है, बघेलखंड का पठार। ऊंचाई 700 से 900 मीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर अलग से आपको बघेलखंड पर आ गया टिप्पणी लिखने के लिए, या बघेलखंड का भौतिक विभाजन बताइए, या बघेलखंड पठार के प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो आप ऐसा का ऐसा पूरा लिख सकते हैं। और आता भी प्रश्न है इससे। तो ऊंचाई 700 से 900 मीटर। स्थिति मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये दोनों ही राज्यों में विस्तृत है। ये मैकाल पर्वत के पूर्व में अवस्थित है। खनिज से संपन्न क्षेत्र है ये। दूधी क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सोन है, गोपद, बनास, रिहंद। दंडकारण्य पठार ऊंचाई 500 से 700 मीटर स्थित
छत्तीसगढ़ में स्थित है ये, और यहाँ पर आर्कियन, ये जो पठार है ये आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। फिर छोटा नागपुर का पठार, ऊंचाई 700 मीटर है। ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसे भारत का रूर प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ की प्रमुख नदियाँ महानदी, स्वर्णरेखा, दामोदर है। यहाँ कोयला, लोहा, खनिज, तांबा, अभ्रक ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। लास्ट है इसमें मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है, और ये हिमालय निर्माण के समय पुनरुत्थान के प्रमाण द्वारा ऐसा होता है कि मेघालय का पठार जो है वो निर्मित हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के नाम पर यहाँ पे कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। और मालदा भ्रंश, जो मालदा फॉल्ट है, उसके नीचे धंसने के कारण ये प्रायद्वीप पठार से क्या हो गया, अलग हो गया, और मेघालय का पठार जो है वो निर्मित हो गया। यहाँ की प्रमुख नदियों में धनश्री, जमुना नदी प्रमुख है। तो ये हमारा एक और कंप्लीट हुआ। अगर अलग से लिखने को आएगा तो हम ये चारों उप डिवीज़न है उनको अलग से लिख सकते हैं, या फिर केवल और केवल वो पूछ सकता है क्या तेलंगाना का पठार को 3 नंबर में, तो आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आपको पूछ लिया महाराष्ट्र का पठार, तो इस तरह से इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। बघेलखंड का पठार ये तो आता ही है, 5 नंबर 6 नंबर में आएगा, तो आपको उसका इतना लिखना पड़ेगा। बात करते हैं हमारा तीसरा डिवीज़न जो है मध्य भारत का पठार, जैसे मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है। इसके भी डिवीज़न है। तो पहला इसका डिवीज़न है मेवाड़ का पठार, ऊंचाई 250 से 500 मीटर, आर्कियन चट्टानों की प्रधानता है यहाँ पे। अब बड़ा प्रश्न कहाँ से बनेगा हमारा, जो आने की पूरी संभावना है वो है मालवा का पठार, जो सेकंड डिवीज़न है हमारा। तो मालवा का पठार, इसकी ऊंचाई 500 से 600 मीटर, विस्तार मध्य प्रदेश में है इसका। प्रमुख नदियाँ बेतवा, माही, चंबल, सिंध, पार्वती इत्यादि नदियाँ जो हैं वो मालवा के पठार से निकलती हैं, या मालवा के पठार में वो विस्तृत हैं। जलोढ़ और मिश्रित काली मिट्टी जो है वो यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फसल होती है सबसे ज़्यादा वो होती है सरसों, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली। इस पठार का जो निर्माण है वो विंध्यन शैल समूह के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। जो मालवा की जलवायु है वो समशीतोष्ण है, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्द है। यहाँ वर्षा जो है वो औसत रूप से 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वन जो है वहाँ यहाँ अर्धपर्णपाती प्रकार के पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मालवा का पठार। अब बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। इसकी ऊंचाई 250 से 500 मीटर है, और प्री कैम्बियन युग की जो नीस और शिस्ट है वो ग्रेनाइट चट्टान है, उससे बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं वहाँ तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो बुंदेलखंड की है वो सिद्ध बाबा है, जो 1172 मीटर की है। ये लिखिएगा ज़रूर, और हो सके तो बुंदेलखंड के पठार का डायग्राम बना के वहाँ पे चोटी को मेंशन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन और अच्छा लगेगा। तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्मकालीन, और शीतकालीन यहाँ तापमान जो है वो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये औसत तापमान है। सिंध, पाहुजा, केन, धसान, बेतवा इत्यादि जो नदियाँ हैं यहाँ की प्रमुख हैं। काली और लाल के साथ ही यहाँ पे बलुई और दोमट मिट्टी भी देखने को मिलती है। चौथा रीवा पन्ना का पठार, या विंध्यन का गारी प्रदेश बोलते हैं इसे। तो फोर्थ, इससे भी अलग से एक प्रश्न बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, और ये प्रश्न मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वहाँ पर भी बनेगा। तो क्या है, विंध्यन पर्वत का पठारी भाग है। ऊंचाई इसकी 300 से 450 मीटर। वर्षा यहाँ औसत रूप से 127 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से महुआ, शाल, शीशम, खैर ये सब हैं। चूना पत्थर जैसे कि कटनी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। हीरा है आपका पन्ना में, बॉक्साइट सतना में अत्यधिक है। कोरंडम और जिप्सम रीवा में, गेरू, सिलिका, तो इस तरह के प्रमुख खनिज है जो रीवा पन्ना के पठार में पाए जाते हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ सोन, केन, धसान, टोन्स, बिहर ये सभी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। काली और कछारी मिट्टी प्रमुख रूप से। फिर काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार बता दूँ, जो हमारा मैप है उसमें ये हमारा जो गुजरात वाला एरिया है, तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा क्या है, काठियावाड़ का पठार है। यहाँ पे आपका कक्ष का मैदान है, और जो ये है ये क्या है, काठियावाड़ का पठार, जो गुजरात, साबरमती, माही, नर्मदा नदी है ना, अरब सागर की ओर, तो इधर पर है। ये गुजरात में स्थित है। ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। काली मिट्टी प्रमुख है यहाँ पे। जो यहाँ की चट्टानें हैं
वो लावा चट्टानें हैं, टर्शियर काल की जो जलोढ़ है उसकी संरचना द्वारा निर्मित है ये पठार। और इसका जो ढाल है काठियावाड़ का पठार, ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रश्न है ये आज कंप्लीट होता है। और आपने देखा इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न मैंने बहुत लंबा लिखा है। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ 300 शब्दों में या 250 शब्दों में जब प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत वर्णन करते हुए उसके प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन करने को आए तो सब आप इतना बड़ा प्रश्न तो नहीं लिख सकते हैं, उत्तर नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डायग्राम मैंने सबसे स्टार्ट में बनाया है इसको बना लीजिए, पहला काम। दूसरा, जितने भी पठार हैं इनके सब डिवीज़न यहाँ पर लिख दिए हैं, तो सिर्फ प्रमुख पठार जो हैं उनका क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे, उनकी स्थिति, वहाँ पे मिट्टी कौन सी है, नदियाँ कौन सी हैं और एक चोटी कौन सी है। बस छोटा छोटा आपको इसके एक एक दो दो लाइन हर उसके लिखने हैं। अगर ये प्रश्न बड़े शब्दों में आता है, मैंने इस प्रश्न को इतना बड़ा इसलिए लिखा है ताकि क्वेश्चन रिपीटेशन ना हो और आपको एक जगह ही सारा मैटर अच्छे से मिल जाए। क्या मतलब, एक क्वेश्चन को मैं 10 बार लिखूँ, पेज भरने से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कंपाइल करके कंप्लीट कर लीजिए, अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।